हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना पीसीएस क्लासेस। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने एक लेक्चर और लिया था जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 1 से लेके 12 तक डील किया था। और इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर जो कि प्रेजेंट लेक्चर है, इसमें हम फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल यानी आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक डिटेल डील करेंगे विद बेयर एक्ट के लैंग्वेज के साथ। ठीक है, तो ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, तो हमसे टच में रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स ये आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक कवर करता है। पहला है डेफिनेशन। आर्टिकल 12 में डेफिनेशन, किस चीज की डेफिनेशन? स्टेट की। स्टेट की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया की पार्लियामेंट, पहला। दूसरा, गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर प्रत्येक स्टेट्स की, दूसरा। तीसरा, जितने भी लोकल और अदर अथॉरिटीज हैं इंडिया में या फिर इंडिया के गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर, वो। तो तीन कैटेगरी हो गई। पहली इंडिया के गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट, ठीक। नेक्स्ट हो गया स्टेट, स्टेट का गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर। थर्ड हो गया लोकल और अदर अथॉरिटीज। अब ये जो शब्द अदर अथॉरिटीज है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में इंटरप्रेट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने और नंबर ऑफ अथॉरिटीज को स्टेट करार किया है, जैसे कि LIC, ठीक है, उसके बाद ONGC, ये सारे जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सबको स्टेट माना गया है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें अलग अलग बॉडीज को स्टेट माना गया है, किसी किसी में नहीं माना गया है। नेक्स्ट, आर्टिकल 13 बात करता है वैसे लॉज के बारे में जो कि या तो इनकंसिस्टेंट है या फिर डेरोगेशन में है। किससे? फंडामेंटल राइट से, यानी किसी न किसी तरीके से वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है। क्लॉज 1 कहता है कि ऑल लॉज इन फोर्स, जितने भी लॉ जो कि फोर्स में थे, कब? इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले जितने भी लॉज हमारे देश में फोर्स में थे, वो अगर इनकंसिस्टेंट है, किससे? हमारे इस पार्ट के प्रोविजन से, यानी फंडामेंटल राइट के पार्ट के प्रोविजन से इनकंसिस्टेंट है, तो जितना इनकंसिस्टेंट है वो, इन सो फार दे आर इनकंसिस्टेंट, उसी एक्सटेंट में जितनी इनकंसिस्टेंसी है, उसी की इनकंसिस्टेंसी के एक्सटेंट में ये क्या होगी? वॉइड होगी। ठीक है, आगे ये जो कहता है जो स्टेट है वो कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट्स को या तो ले टेक अवे कर दे या फिर अब्रीच कर दे, यानी लिमिट कर दे। ठीक है, और अगर ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है जो कि फंडामेंटल राइट को आपके वॉयलेट कर रहा है, तो उसको वॉइड करार दिया जाएगा। कितना कितना वॉइड करार दिया जाएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रवेंशन, जितना आपकी फंडामेंटल राइट से वॉयलेट कर रहा है उतना पोर्शन उसे वॉइड कहा जाएगा। तो ये जो शब्द है टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रवेंशन, इससे हम ये समझते हैं कि पूरा लॉ वॉइड नहीं होगा, सिर्फ उतना ही लॉ वॉइड होगा जितना आपके फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये जो वॉइड हो गए लॉस, ये वॉइड कौन करेगा? ये वॉइड करेगी जुडिशरी। और इसके लिए हमारे पास कौन सी पावर है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो आर्टिकल नंबर 13 से ओरिजिनेट होती है। आगे बढ़ते हैं। अब जो थर्ड क्लॉज है वो बताता है कि लॉ का क्या मतलब है। लॉ का मतलब है कोई भी ऑर्डिनेंस। तो सिर्फ लॉ मतलब एक्ट नहीं, कोई ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, कोई ऑर्डर, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, नोटिफिकेशंस, कस्टम, यूसेज, जितने भी यूसेज है जो कि इंडिया में एज अ फोर्स ऑफ लॉ आ गए हैं, उनको लॉ के कैटेगरी में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट, लॉ इन फोर्स क्या है? लॉ इन फोर्स मतलब जितने भी लॉ
जो कि बनाए गए थे लेजिस्लेचर या किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का के द्वारा का जब कमेंसमेंट नहीं हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, और उन्हें रिपील नहीं किया गया है। रिपील यानी उन्हें हटाया नहीं गया, अभी भी वो कंटिन्यू है। ठीक है, क्लॉज 4 कहता है कि इस आर्टिकल में जो भी है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 368 के द्वारा होता है उसमें अप्लाई नहीं होगा, नथिंग अप्लाई करेगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जितने जो अमेंडमेंट्स है उन्हें लॉ नहीं माना जाएगा। इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया 1971 में। ठीक है, तो सबसे पहले दो केसेस आए, एक आया शंकरी प्रसाद और दूसरा आया सज्जन सिंह का केस। इन दोनों ने कहा कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, और अगर अमेंडमेंट लॉ नहीं है तो अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद एक केस आया गोलकनाथ का केस। गोलकनाथ ने कहा कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ है, और अगर लॉ है तो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं किया जा सकता, अमेंडमेंट से भी फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं किया जा सकता। तो सरकार ने लाया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें ये कहा गया कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं माना जाएगा, और किसी भी अमेंडमेंट से फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है केशव नंद भारती केस। केशव नंद भारती ने क्या कहा? उसने इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। ठीक है, 24th का। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। अपहेल्ड करने के साथ कहा कि जो अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, लेकिन जो है अमेंडमेंट कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकती। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वॉयलेट नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आया और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपहेल्ड किया गया। तो इससे ये पता चलता है कि जो अमेंडमेंट्स है वो फंडामेंटल राइट को भी टेक अवे कर सकते हैं, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को टेक अवे नहीं कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को टेक अवे नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 बताता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कहता है कि जो स्टेट है वो किसी भी पर्सन को डिनाई नहीं करेगी। नॉट डिनाई, क्या डिनाई नहीं करेगी? इक्वालिटी बिफोर लॉ या फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये जो राइट है वो पर्सन को मिल रहा है। पर्सन में कौन कौन आएगा? पर्सन में जो सिटीजन है वो तो आएंगे ही आएंगे, प्लस नॉन सिटीजन्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दो कॉन्सेप्ट की बात करता है। पहला बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये एक तरीके का पॉजिटिव कंसेप्ट है जो कि हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसमें हम ये समझते हैं कि जो प्रिविलेजेस है उनका एब्सेंस हो, राजा से लेकर रंक एक ही लॉ के अधीन हो। ठीक है, लॉ सबके लिए सेम हो। दूसरा कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके तहत जितने भी लोग हैं जो सिमिलरली सिचुएटेड हैं उन्हें सिमिलर ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। और अगर कोई नीचे है तो उन्हें अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू बराबर लाने की भी कोशिश की जा सकती है। इन दोनों कंसेप्ट का ये मतलब है। इस कंसेप्ट को लाया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, हम लोगों ने बोरो किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 15। ये बात करता है कि जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट
सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पे हो रहे हैं उनका प्रोहिबिशन है। और ये प्रोहिबिशन कौन करेगा? स्टेट करेगा। स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। कितने ग्राउंड्स हो गए? 5 ग्राउंड्स हो गए। ठीक है, 5 ग्राउंड्स कौन कौन से हो गए? पहला हो गया रिलीजन, दूसरा हो गया रेस, तीसरा कास्ट, चौथा सेक्स, पांचवा प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी सिटीजन सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है या रेस का है या कास्ट का है या सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ है, उसको किसी भी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी या रेस्ट्रिक्शन कंडीशन नहीं फेस करनी पड़ी। किस बारे में? उन्हें किसी भी शॉप का एक्सेस करने में, पब्लिक रेस्टोरेंट का एक्सेस करने में, होटल या पब्लिक प्लेस के इंटरनेट एक्सेस करने में उन्हें कोई भी डिसेबिलिटी नहीं हो। कोई भी वेल, टैंक, बाथिंग घाट, रोड या प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट जो कि स्टेट के फंड से, चाहे वो पूरा चाहे पार्टली, मेंटेन किया गया हो, जो कि जनरल पब्लिक की यूज के लिए हो, उनको वहां से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। क्लॉज 3 बात करता है कि स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकती है वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। इसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शंस। ठीक है, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि एक तरीके का सब्सटैंटिव इक्वालिटी का एक कॉन्सेप्ट है। सब्सटैंटिव इक्वालिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लॉज 4 जो कि बात करता है कोई भी स्पेशल प्रोविजन जो कि स्टेट बना सकता है किसके लिए? एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब। ये जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया क्लॉज 5, जिसमें ये बताया गया कि जो स्टेट है वो कोई भी स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं किसके लिए? एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब। किससे रिलेशन में? एडमिशन के रिलेशन में। एडमिशन के रिलेशन में जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होगा। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इंक्लूडेड है, चाहे वो एडेड हो चाहे अनएडेड हो। अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी माइनॉरिटी को छोड़ के बाकी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन के लिए या फिर कोई स्पेशल प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बना सकती है? तो आंसर है यस। किस में नहीं बना सकती है? दैट इज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकते हैं। अब चलते हैं हम क्लॉज नंबर 6 पे। अब देखिए, हर क्लॉज को हमें पढ़ना है क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो एक एक क्लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जैसे क्लॉज 6 जो आया वो आया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है ईडब्ल्यूएस के बारे में। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन, दो तरीके के स्पेशल प्रोविजन, एक नॉर्मल स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन, और दूसरा जो प्रोविजन है वो एडमिशन से रिलेटेड है। जो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनमें एडमिशन से रिलेटेड है। तो क्लॉज पढ़ते हैं। अब देखिए क्लॉज 6 में लीगल लैंग्वेज लिखी है, मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले लिखा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल 15। फिर लिखा है और सब क्लॉज जी ऑफ क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 19, यानी आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज जी, और क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29, यानी आर्टिकल 29 का क्लॉज 2। ठीक है, शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग। इसका मतलब देखिए, नथिंग शैल प्रिवेंट, यानी जितना भी ये तीनों हमने बताया ये स्टेट को नहीं रोकेंगे। किसको? स्टेट को नहीं रोकेंगे। अब क्या करने से नहीं रोकेंगी? कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाना है किसके लिए? एडवांसमेंट के लिए। किसका एडवांसमेंट? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। ठीक है, अदर देन क्लास मेंशन्ड इन क्लॉज 4 एंड 5। अभी देखिए क्लॉज 4 एंड 5 में बात किया गया था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। तो इनको छोड़ के जो बचे हुए ईडब्ल्यूएस हैं
उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट बना सकता है। ठीक, नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन किस चीज के लिए? एडवांसमेंट के लिए। फिर वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अदर देन जो भी क्लॉज 4 एंड 5 में मेंशन हुए। क्लॉज 4 एंड 5 में कौन मेंशन हुए हैं? एससी बीसी यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, और ये एडवांसमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किससे रिलेटेड है? एडमिशन से, एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इसमें कौन कौन इंक्लूड होगा? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी इंक्लूड होंगे, चाहे वो एडेड हो, एडेड मतलब सरकार से उन्हें मदद प्राप्त हो रही हो, या फिर अनएडेड हो स्टेट के द्वारा, सब इंक्लूड है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। सिर्फ कौन नहीं इंक्लूड है? देखिए, अदर देन मतलब एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट। तो सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को छोड़ के बाकी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे सरकार स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। ठीक है, एडवांसमेंट के लिए। किसके एडवांसमेंट के लिए? ईडब्ल्यूएस के एडवांसमेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इनसे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन नहीं बना सकती। अभी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ रिफर किए गए हैं? ये आर्टिकल 30 में बताए गए हैं। और जितना जो रिजर्वेशन है वो एडिशन में होगा, यानी एक्स्ट्रा होगा। एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है उसके ऊपर ये एडिशन में होगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना होगा? देखिए, मैक्सिमम है 10%। किस चीज का? टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। ये हो गया आर्टिकल 15 क्लॉज 6। अब इसमें एक और बात आपको बतानी है कि ये जितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल 15, 19 1G एंड 29 2, इस पर आर्टिकल 15 क्लॉज 6 प्रिवेल करेगा। इसका मतलब कि अगर कोई कहे कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया है, तो कौन जीतेगा? आर्टिकल 15 क्लॉज 6। कैसे? अब देखिए, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ग्राउंड में। ठीक है, लेकिन जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि जो ईडब्ल्यूएस है उनके फेवर में एक स्पेशल प्रोविजन है। ठीक, तो एक तरीके से आप देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन कर दिया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी आर्टिकल 15 में कुछ भी जो लिखा है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को नहीं रोकेगा। इसका मतलब आर्टिकल 15 6 प्रिवेल करेगा। अब इसी तरीके से देखिए, आर्टिकल 19 1G किसकी बात करता है? प्रोफेशन के राइट को। तो अगर आप स्पेशल प्रोविजन किसी ईडब्ल्यूएस को दे रहे हैं, तो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का जो मालिक है, ओनर है, उसका प्रोफेशन का राइट कहीं ना कहीं इन्फ्रिंज हो रहा है, तो वो कहेगा हमारा राइट टू प्रोफेशन है। लेकिन पहले ही बता दिया गया भाई, राइट टू प्रोफेशन के ऊपर कौन आता है? आर्टिकल 15 प्लस 6। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 1G, आर्टिकल 29, इन्हीं तीनों पे जो हमारा आर्टिकल 15 6 है प्रिवेल करता है। ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको ये 3 आर्टिकल याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 का। ये कहता है कि जो ईडब्ल्यूएस है, जो भी इस आर्टिकल 15 में दिए गए हैं या फिर आर्टिकल 16 में जिन ईडब्ल्यूएस की बात की गई है, देखिए इन दिस आर्टिकल आर्टिकल 16 ईडब्ल्यूएस का मतलब क्या होगा? ईडब्ल्यूएस स्टेट नोटिफाई करेंगे टाइम टू टाइम पे, और इसका बेसिस क्या है? फैमिली इनकम, इनकम पे बेसिस पे। और दूसरा क्या है? अदर इंडिकेटर, किस बात का? इकोनॉमिक डिसएडवांटेज, यानी इकोनॉमिकली किसी को प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेज है, वो क्राइटेरिया है। और दूसरा क्राइटेरिया है फैमिली इनकम का। ये 2 क्राइटेरिया है। अब आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 16 पे, जो बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किसमें? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। तो ये कहता है कि यहाँ पे इक्वालिटी होगी। ठीक है, किसके बारे में? अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी होगी। किसके लिए होगी? फॉर ऑल सिटीजन्स। तो आर्टिकल 16 किसको अप्लाई करता है? वो अप्लाई करता है सिटीजन्स को। ठीक है, किस बारे में? एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। इसका मतलब यहाँ इक्वालिटी होगी। इक्वालिटी किस बात की होगी? अपॉर्चुनिटी की होगी। किसके लिए होगी? सिटीजन के लिए होगी।
और ये अपॉर्चुनिटी किससे रिलेटेड है? एम्प्लॉयमेंट से, अपॉइंटमेंट से। और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट कहाँ है? स्टेट के अंदर, यानी जो सरकारी स्टेट के अंदर एम्प्लॉयमेंट उसमें इक्वालिटी है। दूसरा कहता है किसी भी सिटीजन को, ठीक है, सिर्फ इस ग्राउंड पे, देखिए कौन से ग्राउंड है? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, इन सब बेसिस पे आपको इन एलिजिबल नहीं किया जाएगा, ना ही आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा किसी भी स्टेट के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट है ऑफिस के रेस्पेक्ट में। अब देखिए एक शब्द डिसेंट, ये नया जुड़ गया है, ये आर्टिकल 15 में नहीं था। ठीक, तो कौन कौन से ग्राउंड है जिसपे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकते? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 16 क्लॉज 3 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल मतलब आर्टिकल नंबर 16 जिसकी बात हो रही है, शैल प्रिवेंट, यानी देखिए नथिंग, कुछ भी प्रिवेंट नहीं करेगा किसे? पार्लियामेंट को क्या करने के लिए? कोई भी ऐसा लॉ बनाने के लिए जिसमें कोई एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि वहां पे रेसिडेंस होना चाहिए इंसान का, यानी कोई भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि रेसिडेंस को एक कंडीशन बनाई जाए तो उसके रिलेटेड लॉ बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बात करता है कि जो स्टेट है वो रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविजन बना सकता है। ठीक, किसके फेवर में? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, जो कि स्टेट के ओपिनियन में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है सर्विस में। तो दो बात हो गई रिजर्वेशन के लिए। सबसे पहले जो सिटीजन हो वो किसका हो? बैकवर्ड क्लास का हो। दूसरा क्या हो? एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ना हो। अब आ जाते हैं क्लॉज 4A में। ये बात करता है रिजर्वेशन की, और वो भी प्रमोशन में रिजर्वेशन की। तो इस आर्टिकल को लाया गया 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब ये अमेंडमेंट क्यों हुआ? ये अमेंडमेंट इसलिए हुआ क्योंकि एक केस आया जिसका नाम था मंडल कमीशन केस, जिसे हम इंदिरा सोहनी केस के नाम से भी जानते हैं। तो इस केस में ये कहा गया कि जो प्रमोशन है उसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं चलेगा। तो ये बात पलटने के लिए जो हमारे लेजिस्लेचर ने 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, उसमें ये कहा गया कि इस आर्टिकल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टेट को प्रिवेंट करेगा। किस चीज से प्रिवेंट करेगा? कोई भी ऐसा प्रोविजन बनाने से जो कि रिजर्वेशन के बारे में हो। ठीक है, इसका मतलब जो स्टेट हमारा है वो रिजर्वेशन के जो मामले हैं, वो भी कौन से रिजर्वेशन? जिसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात है, तो प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले में कोई भी प्रोविजन बना सकता है। ठीक है, और क्या कहा फिर इन्होंने? एक और अमेंडमेंट किया और इसमें ला दिया कि कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास। कौन सी सीनियरिटी? कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी। ये लाया गया 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक ओबीसी का कैंडिडेट है और एक जनरल का कैंडिडेट है, अब इन दोनों को नॉर्मली एक ही ईयर में प्रमोशन मिलना था, लेकिन अब क्या हुआ कि ओबीसी को एक साल पहले प्रमोशन मिल गया, मान लीजिए 2023 में मिल गया, और जनरल को मिला 2024 में। ठीक है, लेकिन मिलना दोनों को चाहिए था कब? 2024 में, पर इनको रिजर्वेशन मिला था तो इनका प्रमोशन जल्दी हो गया। तो अब इस तरीके से देखा जाए तो ये इनका प्रमोशन जल्दी हुआ है तो ये सीनियर है, ठीक है, और ये जूनियर हो गए। तो इसी को हम कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी कहते हैं, यानी आपका प्रमोशन जल्दी हुआ है तो इस वजह से आप सीनियर हो गए, लेकिन पहले आप बराबर थे, इक्वल है। फिर उसके बाद क्या कहा इसने कि जो स्टेट है ये प्रमोशन का जो रिजर्वेशन है ये किसके फेवर में करे? शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के फेवर में। ठीक है, तो जो स्टेट है वो रिजर्वेशन कर सकती है प्रमोशन में, किसके लिए? शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए। और इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन क्या है कि जो स्टेट है हमारा उनके ओपिनियन में जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब है जिनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है
वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं होनी चाहिए सर्विस में, यानी उनकी संख्या उस सर्विस में उतनी नहीं होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए थी। अब आ जाते हैं क्लॉज 4B पर। इसे लाया गया था 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, ये बात करता है बैकलॉग वैकेंसी की। ठीक है, बैकलॉग वैकेंसी कौन सी? जो कि रिजर्व कैटेगरी की है। तो कुछ ऐसी वैकेंसीज होती है रिजर्व कैटेगरी की जो कि अनफिल्ड रह जाती है, उन्हें भरा नहीं जा पाता है। तो जो नेक्स्ट ईयर अगर उनको भरा जाएगा तो सवाल ये उठता है, क्या 50% में उन्हें काउंट किया जाए कि नहीं काउंट किया जाए? तो इसका जवाब इस क्लॉज में है। इस क्लॉज में ये लिखा है कि जो स्टेट है उसको इस आर्टिकल में लिखी हुई किसी बात से रोका नहीं जा सकता। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट, किस बात से? कि जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं किसी भी साल की, उसे जो कि रिजर्व कैटेगरी की है, उसे एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी की तरह ट्रीट किया जाए। ठीक, यानी वो इस 50% में नहीं आएंगी और इन्हें इन वैकेंसीज को उन वैकेंसीज के साथ ना जोड़ा जाए जिनसे हम 50% काउंट करते हैं। यानी जो नॉर्मल ईयर की वैकेंसी है और जो बैकलॉग है, इनको टुगेदर कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, सेपरेट है। तो 50% में ये जो अनफिल्ड वैकेंसी है ये काउंट नहीं होंगी। क्लॉज 5 क्या कहता है? क्लॉज 5 ये कहता है कि जो कोई भी लॉ है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी जो इनकम्बेंट है, यानी जो भी उस ऑफिस में मेंबर बनेगा, है ना, अगर वो ऑफिस किसी रिलीजियस या डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है या उसके गवर्निंग बॉडी का कोई मेंबर पर्सन है और उस लॉ में ये कहा गया है कि ये सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के ही होने चाहिए या पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के ही होने चाहिए, तो ऐसे लॉ को आर्टिकल 16 ऐसे लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा। यानी यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वाला जो प्रोविजन है वो वॉयलेट नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लॉज 6, क्लॉज 6 से जोड़ा गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। इसी अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 भी जोड़ा गया था और 16 का क्लॉज 6 भी जोड़ा गया। दोनों बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के से रिलेटेड रिजर्वेशन पे। ठीक है, तो ये कहता है कि इस आर्टिकल में कुछ भी स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा। किस बात से रोकेगा नहीं? कि वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रिजर्वेशन का प्रोविजन बना सके। किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, अदर देन क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉज 4। यानी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन बन सकता है रिजर्वेशन के लिए, लेकिन उसमें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास नहीं इंक्लूड होंगे। ठीक है, क्यों नहीं इंक्लूड होंगे? क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी प्रोविजन 16 क्लॉज 4 में दिया गया है ना। और इसमें कितना मैक्सिमम रिजर्वेशन होगा? दैट इज 10% ऑफ पोस्ट ईच कैटेगरी में। आगे चलते हैं। 17 बात करता है अनटचेबिलिटी के अबोलिशन के बारे में। जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था उस समय अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। इवन नाउ ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो रही है किसी न किसी फॉर्म में। तो इस अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। साथ ही साथ इसे फॉरबिडन कर दिया गया था। फॉरबिडन मतलब कि ये लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, और अगर इसका इन्फोर्समेंट कराया गया, किसी ने अनटचेबिलिटी को इन्फोर्स कराया, अनटचेबिलिटी की वजह से किसी को डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा कि आप अछूत हो, आप इस एरिया पब्लिक एरिया में नहीं आ सकते, तो ऐसे जो कार्य हैं उन्हें एक ऑफेंस माना जाएगा जो कि लॉ के द्वारा पनिशेबल है। अब लॉ कौन बनाएगा ये हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 35 बताता है कि ऐसे लॉ सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है। ठीक है, और इस सेंस में लॉ बन चुका है जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, सिविल राइट्स एक्ट 1955। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो डील करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 ये बोलता है कोई भी टाइटल स्टेट के द्वारा कंफर्म नहीं किया जाएगा। जैसे पहले रहता था महाराजा हो गया,
इस तरीके के टाइटल्स नहीं होंगे। और ये जो मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल है, ये टाइटल दिए जा सकते हैं। कोई भी इंडिया का सिटीजन किसी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कोई पर्सन जो सिटीजन नहीं है इंडिया का, अगर उसने इंडिया के स्टेट के अंदर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट होल्ड करके रखा है, तो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से कोई भी टाइटल किसी फॉरेन स्टेट से नहीं ले सकता। तो किसका कंसेंट चाहिए? हमें प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए। नेक्स्ट, कोई भी पर्सन जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट स्टेट के अंदर होल्ड कर रहा है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना कोई भी प्रेजेंट, गिफ्ट, इमोल्यूमेंट यानी सैलरी टाइप्स या ऑफिस ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरीके का ऑफिस किसी भी फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है ये। आर्टिकल 19 में हमें 6 टाइप के राइट टू फ्रीडम मिले हुए हैं। ठीक, इसमें ये सारे जो राइट्स हैं वो सिटीजन को मिले हुए हैं। ठीक, यानी नॉन सिटीजन्स को ये राइट नहीं है। अब कौन कौन सा राइट है? पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जो ये राइट्स हैं, ठीक है, ये बहुत ही एक्सपैंड हो चुके हैं। किसकी वजह से? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से। ठीक है, नंबर ऑफ जजमेंट्स आए हैं जिन्होंने इस राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत ही एक्सपैंड कर दिया है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, अगर किसी को अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सही से एक्सरसाइज करनी है, तो उसे अपने राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार भी होना चाहिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड राइट टू इंफॉर्मेशन ऑल्सो। नेक्स्ट राइट है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म। राइट ऑफ असेंबली भी है, लेकिन कैसे? शांतिपूर्वक और बिना किसी हथियार के। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको कोई भी एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने का भी राइट है। नेक्स्ट क्या है? राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी इंडिया में फ्रीली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हैं, रेसाइड कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं। और लास्ट जो राइट है वो क्या है? राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है, क्या ये सारी राइट एब्सोल्यूट हैं? तो जवाब है नो। तो अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो क्या है? इन पे लगते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब ये जो शब्द रीजनेबल है, ये जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, और हर राइट, जितने भी 6 राइट हैं, इनके जो रेस्ट्रिक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो देखिए क्लॉज 2 क्या कहता है? क्लॉज 2 कहता है कि जो सब क्लॉज ए क्लॉज 1 में जो भी है, यानी क्या है सब क्लॉज 1 में? यही है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम। उस वो राइट किसी भी ऐसे लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा या फिर किसी स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा ऐसा लॉ बनाने के लिए जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन किस बात पे? इन राइट के एक्सरसाइज पे। यानी जो सरकार है वो कोई लॉ जो पहले से है वो है ही, कोई नया भी लॉ बना सकती है जिससे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सके इस राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। अब वो 8 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन है। कितने? 8 रेस्ट्रिक्शन है। पहला है सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तीसरा है फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट। चौथा पब्लिक ऑर्डर। पांचवा डिसेंसी या मोरालिटी। छठा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सातवां डिफेमेशन। और लास्ट इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। यानी इनसे रिलेटेड कोई भी लॉज स्टेट बना सकती है और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए हमने ये पढ़ा कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पे 8 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड लॉज बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन कैसे होने चाहिए? वो रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए रीजनेबल। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट हमारा राइट था वो क्या था? राइट टू असेंबली था। अब इस राइट पे कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन वाले लॉ बन सकते हैं? क्लॉज 3 में लिखा है नथिंग इन सब क्लॉज बी
ऑफ द सेट क्लॉज, यानी राइट टू असेंबली के बारे में बात कर रहा है। राइट टू असेंबली में जो भी राइट है वो किसी भी ऐसे लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा जो पहले से बना हुआ है, या फिर स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा कोई ऐसा लॉ बनाने के लिए। कैसा लॉ बनाने के लिए? वैसी लॉ बनाने के लिए जो कि इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया हो, या फिर पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में हो। तो इन दोनों से रिलेटेड अगर कोई लॉ बनेंगे, दो टॉपिक से रिलेटेड, तो ये लॉ क्या होंगे? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होंगे असेंबली के राइट पे। तो इसका मतलब राइट टू असेंबली आपके पास है, लेकिन उस पर दो रिस्ट्रिक्शन कौन कौन से हैं? पहला रिस्ट्रिक्शन है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राइट के रिस्ट्रिक्शन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट राइट किसके बारे में है? राइट टू एसोसिएशन का। ठीक है, लिखा है कि नथिंग इन सब क्लास सी। सब क्लास सी में जो भी लिखा हुआ है, सब क्लास सी कौन सा? ये 19(1)(c जिसमें एसोसिएशन के बारे में बात है, ये किसी भी ऐसे एग्जिस्टिंग लॉ को अफेक्ट नहीं करेगी जो क्या करता है, जो किस में है, जो सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट में है, या फिर पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में है, या तो मोरालिटी इंटरेस्ट पे है, उनको अफेक्ट नहीं करेगी। साथ ही साथ ये किसी स्टेट को रोकेगी भी नहीं कि कोई ऐसा लॉ वो ना बनाए। इसका मतलब जो हमारी स्टेट है वो 3 ग्राउंड पे हमारे राइट टू एसोसिएशन पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। 3 ग्राउंड कौन कौन से हैं? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा है पब्लिक ऑर्डर, और तीसरा है मोरालिटी। अब आ जाते हैं बाकी हमारे जो दो राइट्स हैं, जो कि है राइट टू मूवमेंट और राइट टू रेसिडेंस। इन दोनों पे क्या रेस्ट्रिक्शन है? ये देखिए लिखा है नथिंग इन सब क्लॉज डी एंड ई। डी एंड ई में यही मूवमेंट और रेसिडेंस है, वो अफेक्ट करेंगे किसी ऐसे एग्जिस्टिंग लॉज को जो इम्पोज कर रहे हो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, दो ग्राउंड है इसके। कौन कौन से ग्राउंड है? पहला ग्राउंड है जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट, और दूसरा ग्राउंड है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। इन दो आधार पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई लॉ बना सकती है और आपके के राइट को रीजनेबल तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट राइट पे आते हैं जो कि है राइट टू प्रोफेशन। अब इसके बारे में बात करता है हमारा ये क्लॉज नंबर 6। ये क्या कहता है कि नथिंग इन सब क्लॉज जी ऑफ द सेट सब क्लॉज। सेट सब क्लॉज मतलब इसी की बात कर रहा है 19(1) के जी में जो भी है ना, वो नथिंग इफेक्ट, यानी वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। किसे नहीं इफेक्ट करेगा? कोई भी एग्जिस्टिंग लॉ जो कि इम्पोज कर रहा है हमारे राइट के ऊपर। ये जो राइट है हमारा, उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है। देखिए आपको ऐसे पढ़ना है, एज फार एज इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट। तो राइट पे अगर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है कोई लॉ, और वो रेस्ट्रिक्शन किससे रिलेटेड है? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक से, तो जो भी 19(1)(g) में लिखा है वो उस लॉ को अफेक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट दूसरा देखिए, सब क्लॉज जी में कुछ भी लिखा है वो स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा। देखिए नथिंग प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग द लॉ। कोई भी ऐसा लॉ बनाने के लिए स्टेट को रोक नहीं सकता। कौन सा? ये राइट टू प्रोफेशन। अगर वो लॉ क्या कर रहा है? आपके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, वो रेस्ट्रिक्शन किससे रिलेटेड है? जनरल पब्लिक से। तो राइट टू प्रोफेशन का जो रेस्ट्रिक्शन है वो रिलेटेड है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में। अगर कोई लॉ बन रहा है तो वो हमारे राइट टू प्रोफेशन पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा ये है कि अगर कोई ऐसा एग्जिस्टिंग लॉ है जो कि रिलेट करता है, या फिर कोई स्टेट कोई ऐसा लॉ बनाना चाहता है जो कि रिलेट करता है किससे? प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो कि जरूरी है किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने के लिए, ऑक्यूपेशन को चलाने के लिए, ट्रेड को चलाने के लिए, तो स्टेट वैसे लॉ बना सकता है, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट कोई ऐसा लॉ भी बना सकता है स्टेट जिसमें ये हो कि जो स्टेट है
या फिर स्टेट के द्वारा ओन की गई, कंट्रोल की गई कॉरपोरेशन है, वही चलाएंगे। जितने भी ट्रेड है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, सर्विस है। अब चाहे तो ये एक्सक्लूजन में चलाएं, यानी स्टेट की मोनोपोली हो कि भाई ये चीज पे सिर्फ हम ही ट्रेड कर सकते हैं, एकदम कंप्लीट मोनोपोली हो, या पार्शियल मोनोपोली हो कि इतना हम ही ट्रेड करेंगे, या फिर मोनोपोली ना हो और अदरवाइज। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारे पास 6 राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, और वो रेस्ट्रिक्शंस के ग्राउंड हमने पढ़ लिए हैं। तो आपको ये सारे ग्राउंड्स याद रखने। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कितने रेस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, तो 8 टाइप के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन वाले लॉज बन सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि राइट टू मूवमेंट पे कितने टाइप के रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगते हैं, तो 2 टाइप के लग सकते हैं। कौन कौन से हैं? वो है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। आर्टिकल नंबर 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट देता है, जो कि हमारे लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। पहला जो क्लॉज है वो बात करता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब कोई ऐसा लॉ जो ऐसी बात को पनिश करता है जो उस समय ऑफेंस था ही नहीं। मतलब मान लीजिए आज के समय पे लिक्वर बेचना कोई ऑफेंस नहीं है, तो किसी ने मान लीजिए कोई लिक्वर बेच दिया और फिर उसके 1 साल बाद ये लॉ आता है कि कोई भी लिक्वर बेचता है तो उसे 1 साल की सजा होगी। तो क्या जो आज इस आदमी ने लिक्वर बेचा है, क्या इसको 1 साल बाद ये लॉ आ गया तो सजा होनी चाहिए? जवाब है नो। तो वही बात ये पहला जो क्लॉज है कहता है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। किसी भी पर्सन को किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा जब तक जिस समय उसने वो कार्य किया है ना, एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट कोई लॉ है और उस लॉ का वायलेशन ना हुआ हो। अब देखिए जिस समय इसने ये लिक्वर बेचा था उस समय ये लॉ था ही नहीं, तो लॉ का तो वायलेशन हुआ ही नहीं, तो उसे कन्विक्ट किया नहीं जा सकता। तो वही बात है कि अगर कोई पर्सन ने ऐसा काम किया है और उस समय कोई लॉ नहीं है उसको वायलेट कर, जिसको उसने वायलेट किया है, तो उसे किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं किया जाएगा। और दूसरा सिचुएशन ये है कि मान लीजिए ये लिक्वर बेचना ऑफेंस था, लेकिन इसकी जो सजा थी वो सजा कितनी थी? 2 महीने थी। लेकिन बाद में 1 साल बाद इस सजे को बढ़ा के 1 साल कर दिया गया। तब इसने तो जब लिक्वर बेचा था तब तो सजा 2 महीने थी, लेकिन जब तक इसकी पूरा सब जजमेंट हुआ तब तक ये लॉ आ चुका था, तो इसको कौन सी सजा मिलनी चाहिए? इसे 2 महीने वाली ही सजा मिलनी चाहिए। तो वही कहा गया है कि किसी भी पर्सन को उतनी पेनाल्टी से ज्यादा नहीं दिया जाएगा जो उस समय दी जा सकती थी जब वो ऑफेंस कमिट हुआ था। यानी जिस समय आपने अपराध किया है उसकी जो सजा है उससे ज्यादा आप सजा नहीं दे सकते। इसे ही हम कहते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इस बात करता है डबल जियोपार्डी, मतलब कि एक ही इंसान को एक ऑफेंस के लिए 2 बार नहीं सजा दी जा सकती। यही कहा गया है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। नेक्स्ट है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कोई किसी भी एक्यूज्ड को अपने खिलाफ सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लिखा नो पर्सन, जो भी एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का, ठीक है, एक्यूज्ड उसे अपने खुद के खिलाफ विटनेस होने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 21 सबसे छोटा है लेकिन इसका स्कोप सबसे बड़ा है। तो ये क्या कहता है कि नो पर्सन, यानी ये पर्सन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों पे अप्लाई होता है आर्टिकल 21। किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। बिना लॉ के प्रोसीजर के हिसाब से उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को छीना नहीं जा सकता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं समझने लायक, जैसे कि लाइफ में क्या है, लाइफ में क्या एनिमल सर्वाइवर जैसे रहते हैं वैसा है, या फिर डिग्निटी भी हो,
तो कई सारे केसेस में कहा गया है कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। राइट टू लाइफ में और सारे बहुत सारे राइट्स हैं, जैसे कि राइट टू लिवलीहुड है, उसके अलावा राइट टू शेल्टर भी है, उसके अलावा राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ में ही था पहले। हाँ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है। नेक्स्ट चीज, ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ शब्द है, ठीक है, ये हमारा लिया गया है, क्या है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन क्या ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है और ये जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है जो कि यूएस में लगता था, क्या इंडिया में भी ये लागू होता है? तो एक केस आया था मनेका गांधी का, और उसमें ये कह दिया गया था कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे अप्लाई करता है, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो लॉ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं आ गया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन। ये पहले हमारे इस राइट टू लाइफ में एक तरीके से इंक्लूडेड था। एक केस था, आप जानते होंगे, उसका केस का नाम है मोहिनी जैन। इसमें राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ में इंक्लूड किया गया था, लेकिन उसके बाद इसे एक सेपरेट राइट बना दिया गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और जितने भी 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चे हैं उनको स्टेट फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देगी, कोई लॉ बना के। और इससे रिलेटेड एक लॉ हमारे पार्लियामेंट ने बना भी दिया है, उसका नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 22 पे। ये कहता है नो पर्सन हु इज अरेस्टेड, यानी कोई भी पर्सन जो अरेस्टेड है उन्हें डिटेन नहीं किया जाएगा कस्टडी में बिना उनको ये इन्फॉर्म किए हुए कि उनके अरेस्ट के ग्राउंड क्या क्या है। और ये जो ग्राउंड है एज सून एज में भी उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए। इसका मतलब पहला राइट क्या हो गया, पहला राइट हो गया राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक। नेक्स्ट क्या, राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड। और कहा गया है कि जो उस पर्सन को जो राइट है कि वो किसी लीगल प्रैक्टिशनर जो उसके चॉइस का है उसको कंसल्ट करे या डिफेंड करे, इस राइट से भी उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट कि जो भी पर्सन जो अरेस्टेड है और डिटेन है कस्टडी में उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना चाहिए, कितने समय में, विद इन 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट। अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर उसे किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। अब इसमें जो 24 आवर्स है इसमें एक्सक्लूड कर रहा है, यानी इसमें कौन कौन सा टाइम नहीं इंक्लूडेड है, जो भी टाइम नेसेसरी है जर्नी के लिए, जहाँ पे वो पर्सन अरेस्ट हुआ है, प्लेस ऑफ अरेस्ट, और जहाँ पे वो जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट जहाँ जाना है, उस बीच में जो समय लग रहा है उसको 24 आवर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, तो ये थर्ड राइट हो गया, यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको पेश करना है उस एक्यूज्ड को। थर्ड क्या है कि कोई भी पर्सन को 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता जब तक मजिस्ट्रेट इसको ऑथराइज न कर दे। अब आ जाते हैं क्लॉज 3 पे। ये जो 4 राइट हैं, ये 4 राइट कुछ लोगों पे नहीं लागू होते। किस पे, सबसे पहले एनिमी एलियन पे नहीं लागू होते, ठीक है। नथिंग इन क्लॉज 1 एंड 2, 1 एंड 2 में ये जो चारों राइट है ये अप्लाई नहीं करते, किस पे, जो कि एनिमी एलियन है या फिर ऐसा पर्सन जो कि अरेस्ट किया गया हो ऐसे लॉ के तहत जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, ठीक है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन वो है कि जब आपने जो ऑफेंस है वो किया नहीं है लेकिन आपको प्रिकॉशन के लिए कि आप ये ऐसा ऑफेंस कर सकते हैं आपको बंद कर लिया जाता है, तो उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई लॉ है तो उस पर भी ये चारों राइट अप्लाई नहीं होंगे। नेक्स्ट क्लॉज कहता है कि कोई भी लॉ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कहता है वो किसी पर्सन को 3 महीने से ज्यादा डिटेंशन ऑथराइज नहीं करेंगे।
ठीक है। और 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन कब ऑथराइज कर सकते हैं? अनलेस जब तक कोई एडवाइजरी बोर्ड हो जिसमें वो पर्सन हो जो कि या तो जज थे हाई कोर्ट के या तो जज के लिए क्वालिफाइड है, वो 3 महीने से पहले ये रिपोर्ट दे दें कि यहाँ पे जो डिटेंशन है उसके लिए सफिशिएंट कॉज है। यानी 3 मंथ तक नॉर्मली रख सकते हैं और 3 मंथ के बाद क्या चाहिए? एडवाइजरी बोर्ड जो है उसका ओपिनियन चाहिए। आगे कहता है कि प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब एक्सेप्शन। ये कहता है कि इस सब क्लॉज में जो भी लिखा है वो किसी ऐसे डिटेंशन को ऑथराइज नहीं करता जो कि लॉ के द्वारा मैक्सिमम पीरियड जितना भी दिया गया है उससे बाहर हो। यानी अगर लॉ ने कहा कि आप मैक्सिमम 2 मंथ डिटेन कर सकते हैं तो आप 2 मंथ से ज़्यादा नहीं कर सकते, भले यहाँ पे 3 मंथ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये पार्लियामेंट बनाएगी लॉ, ऐसे लॉज को। दूसरी बात है कि अगर कोई एक पर्सन जो डिटेन किया गया है किसी लॉ के तहत जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है तो वो 3 महीने से ज़्यादा उसे डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई पर्सन डिटेन हुआ है किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉ के अंदर तो जो अथॉरिटी जिन्होंने ये ऑर्डर बनाया दिया है वो उस पर्सन को कम्युनिकेट कर देंगे कि आपको किस आधार पे, ग्राउंड्स क्या क्या हैं जिनके आधार पे आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया है। साथ ही साथ उनको अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी देंगे किस बात की कि वो अपने ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सके, रिप्रेजेंटेशन मतलब अपनी बात रख सके। नेक्स्ट क्लॉज 6 ये बात करता है कि ये जो कम्युनिकेशन है जो कि अथॉरिटी को करना है ग्राउंड्स के बारे में, अगर इसमें कोई ऐसा फैक्ट है जो कि अथॉरिटी सोचता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, अगेंस्ट है, इसे डिस्क्लोज करने से पब्लिक इंटरेस्ट को इफेक्ट होगा, तो अथॉरिटी ऐसे फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं भी कर सकती।